जय भारत बच्चा लोग। तो हमने लास्ट लेक्चर में मोशनल ईएमएफ के कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए ना। अभी हम थोड़ा सा जो हमने लास्ट लेक्चर में लास्ट के 2 क्वेश्चन किए थे ना, उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं ना, उन क्वेश्चंस को थोड़ा और अच्छे से करते हैं। मान लो हमारे पास यहाँ पर एक इनफाइनाइट वायर है जिसमें करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, और ये करंट आई कांस्टेंट है और ये स्क्वायर लूप है। डिस्टेंसेस और साइड मैंने तुम्हें दे रखे हैं, है ना, कहाँ कितना डिस्टेंस है और ये स्क्वायर का साइड कितना है, ठीक है। और ये स्क्वायर जो है ये ऊपर की तरफ जा रहा है v स्पीड से। तुम ध्यान से देखो, तुम्हें थोड़ा याद आ रहा होगा कि हमने ऐसा एक डायग्राम पहले भी सॉल्व किया है, ठीक है। करंट आई फ्लो कर रहा है, बाजू में स्क्वायर लूप है और हमने इसमें ईएमएफ कैलकुलेट किया है, ठीक। लेकिन उस क्वेश्चन में क्या था, याद करो, मैंने ना ये करंट वेरिएबल रखा था। करंट की वैल्यू हमने आई नॉट टी स्क्वायर या ऐसा कुछ रखा था ना, वेरिएबल करंट। और अगर वो करंट वेरिएबल था तो यहाँ पे क्या चेंज कर रहा था इस रीजन में, मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि इस रीजन का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उस करंट पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने के कारण इस स्क्वायर के थ्रू जो फ्लक्स क्रॉस कर रहा था वो चेंज कर रहा था और इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था। क्लियर। अभी यहाँ पर क्या होगा देखो, अब है ना, ये जो तुम्हारा पर्टिकुलर स्क्वायर है इसमें मैंने करंट कांस्टेंट रखा है, लेकिन अब मैं स्क्वायर को मूव करा रहा हूं, ठीक है। मैंने करंट कांस्टेंट रखा और मैं स्क्वायर को मूव करा रहा हूं। तो अगर ये स्क्वायर मूव कर रहा है तो अब मुझे अपने मोशनल ईएमएफ का सहारा लेना पड़ेगा, है ना। तो ध्यान से देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको। ये फिर से सिंपली तुम्हें इसे 4 अलग अलग वायर्स में डिवाइड करके काम करना है। क्लियर। मोशनल ईएमएफ का फॉर्मूला एक सिंगल वायर के लिए है BLV, है ना। तो मुझे इसको अलग अलग 4 वायर में डिवाइड कर लेते हैं। चलो मान लो ये पॉइंट मेरा A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है। तो पहला चीज सॉल्यूशन का फर्स्ट पार्ट ये कि जो वायर AD और BC है इनका जो L है ना, AD और BC का जो L है वो इस वेलोसिटी से पैरेलल है, इसीलिए AD और BC में कोई EMF नहीं आएगा। क्लियर सभी को, है ना। हमने क्या बात की थी कि जो EMF का फॉर्मूला है V क्रॉस B डॉट L, इसमें से अगर दो भी एक दूसरे के पैरेलल हो जाते हैं तो उसमें EMF की वैल्यू 0 आती है। क्लियर। इसीलिए AD और BC में EMF नहीं आएगा। EMF किस में आएगा, CD में और AB में, ठीक है। अब तुम सिर्फ CD को देखो, बाकी को भूल जाओ। तो तुम ध्यान से देखो, ये जो सिर्फ CD में जो EMF आएगा वो हमने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन सॉल्व किया है ना। क्लियर। कि ये अगर एक वायर है जिसका लेंथ L है और ये V से मूव कर रहा है, याद करो उसमें आंसर ln L प्लस D बाई L है ना, जहां पे D डिस्टेंस है, यहाँ पे तो ln L प्लस A बाई L ऐसा टर्म आएगा। क्लियर। और वो EMF की वैल्यू आएगी किसमें, CD में, ठीक है। पोलैरिटी क्या होगा उस बैटरी का, पोलैरिटी क्या होगा, V ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इस रीजन में इनटू द प्लेन, तो V क्रॉस B, तो V क्रॉस B का डायरेक्शन इधर है, तो इसमें जो बैटरी बनेगा वो इस पोलैरिटी का बनेगा। मान लो उसमें EMF E आया जो हमने लास्ट लेक्चर में कैलकुलेट किया था। सिमिलरली अगर तुम AB को देखो तो मुझे बताओ, AB भी तो V स्पीड से ऊपर जा रहा होगा, तो यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन होगा इस वायर के कारण, तो यहाँ पे V क्रॉस B ऐसा बनेगा। तो इसमें भी बैटरी कैसे बनेगी, इसमें भी बैटरी ऐसे ही बनेगी। क्लियर। और उसका भी वैल्यू E होगा क्योंकि AB भी सेम लेंथ का वायर है जो सेम डिस्टेंस से रखा हुआ है। तो अगर तुम CD को देखो तो वो भी वही क्वेश्चन है, सिर्फ CD को देखो तो जो हमने लास्ट लेक्चर में किया, और अगर सिर्फ AB को देखो अगर तो भी वो वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट लेक्चर में किया। तो वहां पर भी EMF की वैल्यू सेम आएगी ना, इसका हर पॉइंट वहां से सेम डिस्टेंस पर है। क्लियर। तो यहाँ पे जो तुम्हारा BLV का वैल्यू आएगा और यहाँ जो BLV आएगा वो सेम आएगा। हाँ, वो हमने इंटीग्रेशन से किया था। क्यों इंटीग्रेशन से किया था, क्योंकि इस वायर में हर पॉइंट का x जो डिस्टेंस है वहां से वो अलग होगा। डिस्टेंस अलग होने से क्या फर्क पड़ेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हर पॉइंट पे अलग होगी। तो तुमने एक छोटा सा EMF निकाला था D और पूरे के लिए उसको इंटीग्रेट किया था, तो वो जो वैल्यू आई थी वो AB और CD के लिए सेम आएगी। तो अब मुझे बताओ, ये जो दोनों बैटरी हैं, है ना, ये जो दोनों बैटरी है ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं या सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। ये क्या चाहता है कि इसमें जो करंट फ्लो करे वो इस डायरेक्शन में फ्लो करे ना, ऊपर वाला बैटरी चाहता है इस डायरेक्शन में फ्लो करे, ऐसे। क्लियर। एंटी क्लॉकवाइज। और ये नीचे वाला बैटरी है वो क्या चाहता है, वो क्लॉकवाइज फ्लो करे। तो ये दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो जो नेट EMF इंड्यूस होगा इस वायर में वो होगा 0। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। ओरली सॉल्व, अगर तुम्हें ये बात याद है कि हमने सिंगल वायर जब था ऐसा CD की तरह तो आंसर कितना आया था, समझ आया। ये पूरा का पूरा स्क्वायर लूप V स्पीड से ऊपर जा रहा है।
तो इसका मतलब यहाँ पे जो नेट फोर्स होगा वो कितना होगा, सॉरी नेट ईएमएफ होगा जो इस पूरे स्क्वायर लूप पे, उसकी वैल्यू कितनी होगी, 0। क्लियर सभी को? बस ये क्वेश्चन हो गया खत्म। आगे आओ, सेम डायग्राम, करंट कांस्टेंट। अब ये स्क्वायर लूप राइट साइड जा रहा है, ठीक है, फिर इसे नेम दे देते हैं ABCD। ABCD बोलो किसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड 0 होगा, है ना, किसमें 0 होगा, CD में और AB में, है ना। इस बार CD और AB जो है वो V से पैरेलल है, तो उसमें सॉरी मैग्नेटिक फील्ड नहीं, EMF इंड्यूस 0 होगा, है ना, किसमें, CD में और AB में। तो वहां हो गया बात खत्म। अब AD में क्या होगा, बोलो। AD का भी क्वेश्चन हम, अगर तुम सिर्फ AD को देखो तो हमने ये क्वेश्चन कर रखा है ना कि अगर ये करंट I है और मेरे पास एक वायर ऐसा है जो कि इधर V स्पीड से जा रहा है, इसका लेंथ L है, तो इसमें कितना EMF इंड्यूस होगा, बोलो। अगर ये A डिस्टेंस पर है यहाँ से, तो इस वायर का हर पॉइंट A डिस्टेंस पर है ना, ईच एंड एवरी पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है, A डिस्टेंस पे। इसका मतलब इस वायर के चाहे ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट ले लो, ये पॉइंट, किसी भी पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी वो आएगी μ0I/2πa, है ना, जो इनफाइनाइट वायर के कारण होता है ना, ये हमारा इनफाइनाइट वायर है, ठीक है। तो μ0I/2πa इस वायर के हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होगी। सिमिलरली, है ना, वो अगर वो डिस्टेंस A पर है तो A डिस्टेंस किससे, उसका AD से, तो ये मैग्नेटिक फील्ड AD के लिए होगा। सिमिलरली जो तुम्हारा BC है ना, अगर मैं BC वायर ले लूं, बोलो BC भी V स्पीड से आगे जा रहा होगा, क्यों, क्योंकि पूरा स्क्वायर लूप V स्पीड से आगे जा रहा है। अब BC का डिस्टेंस कितना है, बोलो ये लेंथ PL है ना, ठीक है, तो BC का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, A+L। तो अब यहां पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, μ0I/2π इंटू A+L, और ये वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की BC के हर पॉइंट पे होगी, क्यों, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ BC वो वायर से A+L डिस्टेंस पर ही है। तो अगर BC का हर पॉइंट वायर से सेम डिस्टेंस पर है तो वहां पे हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी सेम होगी। तो जो AD है वो भी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी ये वैल्यू है, और जो BC है वो भी एक कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है जिसकी ये वैल्यू है। क्लियर? तो क्या दोनों में EMF इंड्यूस्ड हम निकाल सकते हैं? बोलो, जो EMF इंड्यूस्ड होगा CD में, सॉरी CD में तो 0 होगा, AD में है ना, उसकी वैल्यू कितनी होगी, बोलो BLV। तो B की वैल्यू कितनी है, μ0I/2πa इंटू L इंटू V, है ना। बोलो यहाँ पे B इंटू द प्लेन, L ऐसा और V ऐसा, तो B L और V AD के लिए 90 डिग्री पे है एक दूसरे से, तो मैंने सीधा BLV कर दिया। सिमिलरली BC के लिए भी तुम देखो तो B L और V तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे आएंगे, और उसके EMF की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो भी BLV हो जाएगी, μ0I/2πa, A की अब A नहीं A+L है ना, और इंटू L इंटू V, तो ये हो जाएगा EMF BC का। क्या तुम दोनों का डायरेक्शन बता सकते हो? बोलो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड इंटू द प्लेन आएगा ना, तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू द प्लेन, तो बताओ V क्रॉस B, तो V किधर है, V आगे की तरफ है ना, तो V क्रॉस B करोगे, थंब ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब पॉजिटिव पोटेंशियल ऊपर आएगा और नेगेटिव पोटेंशियल नीचे, तो ये कौन सा EMF होगा, ये EAD होगा। सिमिलरली अगर तुम BC में करो तो वहां भी मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, और वहां पे भी V क्रॉस B करो तो ऊपर पॉइंट कर रहा है, तो ये तुम्हारा डायरेक्शन होगा EBC का। अब ध्यान से देखो, ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं कि अपोज कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं। इसका मतलब जो तुम्हारा इस लूप में नेट EMF आएगा वो इन दोनों का सब्ट्रैक्शन होगा, और अब वैल्यू 0 नहीं होगी क्योंकि ये दोनों सेम नहीं है ना। तो अगर तुमसे नेट EMF इंड्यूस्ड इन द लूप पूछा जाए तो तुम E नेट का आंसर क्या दोगे? बोलो इन दोनों में से बड़ा कौन होगा? EAD बड़ा होगा, है ना। EAD बड़ा होगा, मुझे कैसे पता EAD बड़ा होगा? क्योंकि उसमें देखो सब सारे टर्म सेम है, सिर्फ डिनोमिनेटर में डिफरेंस है। तो BC का डिनोमिनेटर बड़ा है, वो A+L से मल्टीप्लाई हो रहा है ना नीचे, जबकि AD का डिनोमिनेटर छोटा है, वो सिर्फ A से, नीचे में सिर्फ A है, मल्टीप्लाई नहीं डिवाइड हो रहा ना, ये सिर्फ A से डिवाइड हो रहा है और ये A+L से, तो ऑब्वियसली AD बड़ा होगा क्योंकि वो एक छोटे नंबर से डिवाइड हुए। तो EAD जो है वो ग्रेटर है, तो मैं क्या लिखूंगा, EAD माइनस EBC, है ना। तो वैल्यू क्या आएगी बताओ, μ0I/2π
है ना, ऊपर L और V दोनों कॉमन, और क्या लिखोगे तुम 1/a माइनस 1/a प्लस L। ये तुम्हारा आंसर है। क्लियर। कौन सा EMF बड़ा आया? EAD बड़ा आया है ना, EAD इज लार्जर देन EBC। क्लियर सभी को, EAD जो है वो बड़ा है EBC से। इसका मतलब AD जीत जाएगा करंट की दिशा डिसाइड करने में। तो AD क्या चाहता है? करंट किस दिशा में फ्लो करे? AD चाहता है क्लॉकवाइज फ्लो करे, तो क्लॉकवाइज ही फ्लो करेगा, है ना, क्योंकि वो बड़ा बैटरी है। क्लियर सभी को ये, तो उसके हिसाब से करंट फ्लो करेगा। अच्छा मुझे बताओ, ये करंट की दिशा जो मैंने अभी AD और BC के मैग्नीट्यूड से निकाली, क्या तुम लेंजेस लॉ से भी वो कैलकुलेट कर सकते हो? लेंजेस लॉ से भी यही डायरेक्शन आता ना। देखो कैसे, ये क्या कर रहा है, ये दूर जा रहा है, इनटू द प्लेन है यहाँ पे फ्लक्स। हर जगह फ्लक्स कैसा आएगा? हर जगह फ्लक्स इनटू द प्लेन आएगा, इनटू द प्लेन आएगा, है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है इस वायर के कारण। अब जैसे जैसे ये दूर भाग रहा है, इस मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम होती जाएगी ना। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे हम वायर से दूर जाएंगे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, डिस्टेंस बढ़ेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होता जाएगा? रेड्यूस होता जाएगा। तो इसका मतलब इनटू द प्लेन वाला जो फ्लक्स है वो कम होता जाएगा। तो वो क्या चाहेगा? वो इनटू द प्लेन वाले फ्लक्स को बढ़ाना चाहेगा। तो इनटू द प्लेन वाले फ्लक्स को यदि वो बढ़ाना चाहेगा तो क्या होगा? क्लॉकवाइज करंट फ्लो करा देगा। वही तो आया है ना, लेंजेस लॉ से भी वही आया था, मोशनल EMF से भी वही आया। क्लियर। तो आई होप तुम पूरी अच्छे तरीके से भावनाओं को समझ पा रहे हो इन एग्जाम्पल्स के। काफ़ी टाइप के क्वेश्चंस हैं, है ना। मोशनल EMF में जैसे ही वायर मूव करने लगता है हम क्या करते हैं? हम BLV फॉर्मूले पे चल जाते हैं। बाकी जब तक करंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम था या फिर एंगल बदल रहा था तो तुम क्या करते थे? तुम फ्लक्स कैलकुलेट करते थे एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और उसे डिफरेंशिएट करते थे। क्लियर। यहाँ पे हमने क्या किया? यहाँ पे हमने क्योंकि ये मूव कर रहा है तो हम BLV फॉर्मूले से हमने नेट EMF निकाल लिया। अगर तुम यहाँ पर भी फ्लक्स एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकाल पाओ और उसे डिफरेंशिएट करोगे तो भी यही आंसर आएगा। क्लियर। बट मोशनल EMF से आसानी से हो गया तो हमने इसको मोशनल EMF से कर लिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रेल प्रॉब्लम्स, बहुत ही शानदार सेट ऑफ प्रॉब्लम्स है ये रेल प्रॉब्लम्स, है ना। और बहुत कुछ तुम्हारा रिवाइज भी होगा, फ्री बॉडी डायग्राम्स, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। तो इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखो, हम लोग करते हैं इसको। आ जाओ, यहाँ पे पहले सर्किट को समझो। ये जो दो ऑरेंज या ब्राउन कलर के जो बने हुए हैं ना ब्लॉक्स, ये एक्चुअल में रेल्स हैं। रेल्स का मतलब क्या? पटरियां है ना, जैसे ट्रेन चलती है रेल्स पे वैसे ही पटरियां हैं। अब ये एक ब्लू कलर का वायर है जो इन पटरियों पे रखा है और ये इस पे मूव कर सकता है। ठीक है, रेल फिक्स है, ये वायर मूव कर सकता है। समझ आया? ये जो ब्लू वाला वायर है और ये जो दोनों रेल्स है ना, ये कनेक्टेड हैं एक और वायर से जिसका रेजिस्टेंस R है। क्लियर सभी को? तो तुम अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को, तो इस क्वेश्चन में ना ये सब कुछ कंडक्टिंग है ना, एवरीथिंग इज कंडक्टिंग। तो यहाँ इस पॉइंट से लेके अगर मैं ऐसे चलूं, ऐसे आऊं, ऐसे आऊं और ऐसे आऊं, तो ये एक पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है मेरा, है ना, एक पूरा का पूरा सर्किट कंप्लीट हो रहा है। क्लियर। रेल्स कंडक्टिंग। यहाँ जैसे जैसे ये वायर आगे बढ़ेगा तो मेरा सर्किट जो है वो बड़ा होता जाएगा ना, जहां तक ये वायर पहुंच जाएगा। मान लो कुछ देर में ये वायर यहाँ आ गया, तो अब मेरा सर्किट कहाँ से कहाँ होगा? यहाँ से ऐसे स्टार्ट होके पूरा ऐसे, ऐसे और इस तरीके से ये पूरा सर्किट होगा। तो वो वायर मूव कर रहा है। क्लियर। तो वायर कंडक्टिंग है, रेल्स कंडक्टिंग है, और ये वाला भी जो ब्लैक वायर लगा है R रेजिस्टेंस वो भी कंडक्टिंग है। और इस पूरे रीजन में, इस पूरे इलाके में मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और इनटू द प्लेन है। क्लियर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है और कैसा है? इनटू द प्लेन है। अब यहाँ पे क्या होगा देखो, है ना, क्वेश्चन पे हम जाएंगे, बट पहले इस सेटअप को समझो। इसने क्या बोला कि ये v स्पीड से आगे जा रहा है। क्लियर। तो मुझे बताओ, अगर मैं सिर्फ इस वायर को देखूं, सिर्फ इस वायर को, तो कोई कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है और v स्पीड से आगे जा रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, L ऐसा है वर्टिकल और v इधर है। तो मुझे बताओ BLV इसका EMF आएगा ना? बिल्कुल आएगा। BLV है ना, B इंटू L इंटू V, क्योंकि BLV तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री पे हैं, B भी हर जगह सेम है B। इसका डायरेक्शन क्या आएगा BLV का? जो BLV का डायरेक्शन आएगा वो V क्रॉस B आएगा। तो B इंटू द प्लेन और V इधर, तो V क्रॉस B, तो ऊपर। इसका मतलब ये जो तुम्हारा पूरा वायर है ना, ये जो तुम्हारा पूरा वायर है ये एक बैटरी की तरह काम करेगा।
जिसका ईएमएफ कितना होगा, BLV। क्लियर? और V क्या है इसका, स्पीड। अब मुझे बताओ, अगर ये इसमें ईएमएफ BLV आ गया तो अब तो ये सर्किट पूरा कंप्लीट है ना, यहाँ पे एक बैटरी लगा दूं मैं, है ना, एक बैटरी लग जाएगी BLV की, तो ये एक सर्किट कंप्लीट हो जाएगा ना, है ना। उस बैटरी को मैं बना देता हूँ, ये सॉल्यूशन का पार्ट है जो मैं कर रहा हूँ। तो तुम पहले क्वेश्चन का डायग्राम ड्रॉ करना, फिर सॉल्यूशन करना। तो अब यहाँ पे एक बैटरी बनेगी BLV, कोई शंका किसी को भी नहीं, हो ही नहीं सकती, है ना। B मालूम है अपने को, L मालूम है, V मालूम है, तीनों में 90 डिग्री है, वो आगे बढ़ रहा है। अब इसके कारण तुम मुझे बताओ, ये पूरा एक सर्किट बन गया ना, यहाँ से यहाँ आगे वाला सर्किट कंप्लीट नहीं है तो आगे करंट नहीं जाएगा इधर, है ना। ये रेल्स इधर खुले पड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे वायर नहीं जुड़ा है तो आगे करंट नहीं जाएगा, बट इधर सर्किट कंप्लीट है तो इसमें करंट फ्लो करेगा। कैसे? करंट इस दिशा में फ्लो करेगा, है ना। बैटरी ऐसी बन गई तो करंट फ्लो करेगा। समझ आई बात सभी को? और ये करंट तुम्हारा ऐसे यहाँ से आके इस तरीके से रेल के थ्रू होते हुए फ्लो करेगा। क्लियर? अब ध्यान से देखो, है ना, अब क्या केस हो गया, मुझे बताओ इस पूरे सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है ना। क्या मैं इस I की वैल्यू निकाल सकता हूं जो यहाँ फ्लो कर रहा है? यस। अब ये पूरा सर्किट देखो, ये स्मॉल m और स्मॉल r क्या है? स्मॉल m इस वायर का मास है और स्मॉल r इसी वायर का इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस मतलब क्या? क्योंकि वो वायर अब एक बैटरी की तरह काम कर रहा है, इसलिए मैं उसे इंटरनल रेजिस्टेंस बोल रहा हूँ। एक्चुअल में ये स्मॉल r क्या है? वो इस वायर का रेजिस्टेंस है ना। वो तुम एक वायर, जैसे ये जो ब्लैक वायर है उसका रेजिस्टेंस कैपिटल आ रहा है, तो इस ब्लू वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल आ रहा है, उतना ही वो तुमको कह रहा है। क्लियर? मैंने उसे इंटरनल क्यों बोला? क्योंकि तुम ध्यान से देखो, अब ये एक बैटरी की तरह काम कर रहा है तो ये R एक इंटरनल रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा ना। तो ये सर्किट कैसा सर्किट हो गया मुझे बताओ? ये BLV तुम्हारी बैटरी हो गई, है ना, और इसके साथ लग गया ये बाकी का सर्किट, है ना, जिसका रेजिस्टेंस R है और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे कितना बना सकते हैं हम? स्मॉल r। तो ये एक सर्किट बन गया ना। तो मुझे बताओ, क्या इस करंट की वैल्यू निकालना कोई बहुत डिफिकल्ट काम है क्या? नहीं है ना। कितना करंट फ्लो कर रहा होगा बताओ इस सर्किट से? I इज इक्वल टू EMF बाई R प्लस R। तो EMF बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r ना, कैपिटल R स्मॉल r सीरीज में, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी BLV बाई कैपिटल R प्लस स्मॉल r। समझ आया? तो इतना करंट यहाँ फ्लो कर रहा है। कि करंट का मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट नहीं है, करंट का मैग्नीट्यूड तो तुम निकाल ही लोगे, है ना, वो तुम्हें सिंपल सा सर्किट ड्रॉ हुआ वो तुमने निकाल लिया। बट अब खेल क्या हो गया यहाँ पे देखो, मुझे बताओ क्या इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड है? अब तुम बाकी सर्किट को भूल जाओ, ये एक वायर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है। आई की वैल्यू क्या है वो भी हम डिस्कस नहीं कर रहे, वो वैल्यू आएगी। इसमें एक आई करंट फ्लो कर रहा है जो कि एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। अब मुझे बताओ, अगर एक वायर है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है और वो अगर एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है तो उस वायर पे क्या कोई फोर्स लगता है? यस, IL क्रॉस बी। तो अब इस वायर पे एक फोर्स लगना चालू हो जाएगा, IL क्रॉस बी। किस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा? सब कुछ भूलो, सिर्फ इस वायर को देखो और उस मैग्नेटिक फील्ड को। ये वायर है ना जिसका लेंथ L है, इतनी दूर जिसमें करंट फ्लो कर रहा है ना, जितनी दूर में करंट फ्लो कर रहा है L। क्लियर? अब वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा है B, तो एक कोई भी वायर जिसमें करंट फ्लो करता है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है तो उस पर फोर्स लगता है IL क्रॉस बी। तो इस वायर पे भी फोर्स लग रहा है IL क्रॉस बी। उसकी दिशा क्या होगी? I ऊपर है, दैट मीन्स IL क्रॉस बी में L वेक्टर ऊपर है, L वेक्टर ऊपर B इंटू द प्लेन, L क्रॉस बी इधर, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ, है ना, इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा पीछे की तरफ जिसकी वैल्यू होगी I इंटू L क्रॉस बी। ये L ऊपर है, B इंटू द प्लेन है, तो L और B के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। तो ILB, जिसमें I की वैल्यू ये I की वैल्यू है, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगा ILB। ये किसने लगाया फोर्स? ये फोर्स लगाया बेटा मैग्नेटिक फील्ड ने, है ना, ये मैग्नेटिक फील्ड ने फोर्स लगाया। उस वायर में करंट फ्लो होना चालू हुआ तो उस वायर उसने क्या लगा दिया? उस पर फोर्स लगा दिया। अब ध्यान से देखो, ये जो फोर्स इसके ऊपर आया वो इसकी वेलोसिटी के डायरेक्शन के ऑपोजिट आया, तो धीरे धीरे क्या होना चालू हो जाएगा? इस वेलोसिटी की वैल्यू कम होनी चालू हो जाएगी, और ये वेलोसिटी कम होना चालू हो जाएगा और इसका रिटार्डेशन चालू होगा। ये है पूरा सेटअप, ये पूरी कहानी। क्लियर? अब हम क्वेश्चन कर सकते हैं। अब तुमने इसका कॉन्सेप्ट समझ लिया क्या होगा। वायर आगे मूव किया, वायर में पहले करंट नहीं था, वो एक मैग्नेटिक फील्ड में रखा था, वो मूव किया
तो मोशनल ईएमएफ के कॉन्सेप्ट से हमने उसमें जो ईएमएफ आया वो बना लिया। अब अगर ईएमएफ आया तो रेल, ये पूरा रेल और ये वायर मिलके सर्किट कंप्लीट कर रहे हैं, तो उसमें करंट फ्लो होना चालू हो गया। अब क्या हो गया, अब वो वायर में करंट फ्लो हो रहा है और वो एक मैग्नेटिक फील्ड में है, तो उसके ऊपर फोर्स लगेगा। अब तो बोलो सर आपने इनमें फोर्स क्यों नहीं बनाया, क्योंकि बाकी सब कुछ फिक्स है, मूव सिर्फ यही कर रहा है। हाँ, फोर्स बाकी में भी लग रहा होगा बट उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जितना भी IL क्रॉस बी इसके ऊपर लग रहा होगा ना, है ना, या इसके ऊपर लग रहा होगा, वो सब फिक्स है ना, वो तुमने कहीं हिंज कर रखा होगा या कुछ भी कर रखा होगा, तो वो जो हिंज फोर्स होगा या जो तुमने फेविकोल से चिपका दिया उसको जो भी करने के लिए फिक्स किया, वो उस IL क्रॉस बी को कैंसिल कर दे रहा होगा, तभी वो अपने अपनी जगह पर रहेगा। ये है फ्री टू मूव, ये ब्लू वायर। तो अपने को सिर्फ इसी के ऊपर जो फोर्स एक्ट कर रहा है उसी पे ध्यान देना है, बाकी सब कुछ फिक्स है। क्लियर? तो ये फोर्स क्या करेगा, इसका रिटार्डेशन करेगा। क्लियर? अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे तुम्हें ये बताना है व्हाट एक्सटर्नल फोर्स है ना। इस क्वेश्चन को अब हम देखते हैं, ये पूरा सेटअप हो गया। इसी कॉन्सेप्ट पे हम आगे और भी क्वेश्चन करेंगे, है ना। बट इस क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है देखते हैं। व्हाट एक्सटर्नल फोर्स मस्ट बी अप्लाइड सो दैट वायर कीप्स मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। सिंपल है बहुत क्वेश्चन। अब है ये फोर्स लग रहा है वायर पे, तो रिटार्डेशन हो रहा है। अगर इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करना है तो इस पे नेट फोर्स कितना होना चाहिए, 0। तो अगर ये फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है तो एक्सटर्नल फोर्स भी इतना ही लगना चाहिए, है ना, एक्सटर्नल फोर्स भी इतना ही लगना चाहिए बट इससे उल्टी दिशा में। क्लियर? एक्सटर्नल फोर्स भी इतना ही लगना चाहिए बट इससे उल्टी दिशा में। तो कितना फोर्स लगना चाहिए एक्सटर्नल, एफ एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वो भी होनी चाहिए ILB। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एफ एक्सटर्नल का आंसर हो जाएगा ILB। आई की वैल्यू हमने निकाल ली है, बोलो उसको LB से मल्टीप्लाई करोगे तो B²L² V/R+R हो जाएगा ना। ये तुम्हारा I है इंटू L इंटू बी, है ना। इंटू L इंटू बी क्यों किया हमने, क्योंकि ये करंट I फ्लो कर रहा था, वायर का लेंथ L था जो एक B मैग्नेटिक फील्ड में रखा था और L और B के बीच का एंगल 90 डिग्री था, तो तुमने सिंपल ILB से वो फोर्स निकाल लिया। तो अगर इतना फोर्स पीछे की तरफ है, अगर मुझे नेट फोर्स 0 करना है, सर क्यों नेट फोर्स 0 करना है, क्वेश्चन में पूछा उसने, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराना है उसे, तो नेट फोर्स 0 करना पड़ेगा। तो नेट फोर्स 0 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जितना फोर्स मैग्नेटिक फील्ड लगा रहा है उतना ही मुझे एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा बट ऑपोजिट डायरेक्शन में। बोलो अब ये दोनों फोर्स कैंसिल कर देंगे ना एक दूसरे को, तो क्या हो गया तुम्हारा BLV। तो ये वैल्यू क्या निकल आई तुम्हारी, I का वैल्यू हमने निकाल रखा था, ILB सॉरी ना, ILB, और उसको L इंटू बी से मल्टीप्लाई किया तो B²L² V/R+R आ गया। ये एक्सटर्नल फोर्स हमने लगाया सो दैट ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। अच्छा, और इसका डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है, राइट साइड, है ना। क्लियर? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स किधर था, लेफ्ट साइड। ये रेल प्रॉब्लम्स का पूरा कॉन्सेप्ट और उस पे एक सिंपल सा क्वेश्चन। वो तुमसे इस पे और भी बहुत कुछ पूछ सकता है ना। मान लो वो तुमसे एक्सटर्नल फोर्स ना पूछ के क्या बोलता, वो तुमसे ये बोलता कि बताओ मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो ताकि ये वायर जस्ट मूव कर सके, और तुम्हें यहाँ पे वो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे देता, है ना। ये बोलता है ये पूरा हॉरिजॉन्टल सेटअप है ना, ये सब कुछ हॉरिजॉन्टल सेटअप में है ना, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है ये क्वेश्चन। जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सब कहाँ चल रहा है, हिमाचल प्रदेश में, है ना, HP हॉरिजॉन्टल प्लेन में। क्लियर? तो ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में चल रहा है ये क्वेश्चन पूरा का पूरा। तो अगर ये वायर है तुम्हारा, तो जैसे ही अगर तुम्हें अगर इसे मूव कराना है ना, और मान लो इनिशियल इसके पास कोई स्पीड नहीं है, तो इसके ऊपर ILB फोर्स लगेगा, तो ये आगे की तरफ भागना चाहेगा ना, आगे नहीं सॉरी पीछे की तरफ भागना चाहेगा। मान लो इसके ऊपर कोई, तुमने यहाँ पे इसके ऊपर V स्पीड आगे, लेट अस से इसके ऊपर अभी कोई स्पीड नहीं है, ठीक है, सॉरी इसके पास अगर कोई स्पीड नहीं है तो क्या होगा, एक एक करके केस डिस्कस करते हैं। मान लो इस वायर के पास कोई स्पीड नहीं है ना। अगर इस वायर के पास कोई स्पीड नहीं है तो क्या इसमें EMF जनरेट होगा, नहीं। क्या इसके ऊपर कोई फोर्स लगेगा, नहीं। अगर EMF जनरेट ही नहीं होगा तो फिर फोर्स किधर से लगेगा, है ना। तो अगर EMF जनरेट नहीं होगा और फोर्स नहीं लगेगा तो सॉरी EMF जनरेट नहीं होगा तो फोर्स क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि करंट फ्लो नहीं करेगा। तो करंट फ्लो नहीं करेगा तो फिर ILB आएगा ही नहीं, अगर ILB नहीं आएगा तो फिर करंट भी फ्लो नहीं करेगा, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं होगा। मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन में को ऐसे बनाऊंगा ना, ध्यान से देखो, अगर इसके पास स्पीड नहीं है, पहला केस मैंने क्या बोला, अगर इसके पास स्पीड नहीं है, फ्रिक्शन है भी, तो फ्रिक्शन जरूरत ही नहीं पड़ी ना फ्रिक्शन की, क्यों नहीं जरूरत पड़ी,
स्पीड नहीं है तो BLV नहीं आएगा, BLV नहीं आएगा तो करंट नहीं आएगा, करंट नहीं आएगा तो ILV नहीं आएगा। क्लियर? तो जहां है वो वहीं रहेगा। बट मान लो अगर मैं इस क्वेश्चन को इस तरीके से बनाऊं, ध्यान से देखो यार, मान लो ये हमारा रेल है ऐसा, और इसे तुमने क्या किया, इधर एक बैटरी लगा दी और ये तुमने वायर लगा दिया है ऐसा, और अब बोल दिया कि कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो म्यू है, ठीक है। और तुमने बोला मान लो इस बैटरी का EMF E है ना, ये तुमने बैटरी लगाई है ना अलग से, ये BLV नहीं है, बैटरी तुमने लगा दी, और कुछ भी इसका रेजिस्टेंस वगैरह मान लेते हैं इस वायर का, मान लो स्मॉल r ऐसे यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस है, वो तुमसे बोलेगा कि बताओ इस E की वैल्यू बताओ, है ना, मैग्नेटिक फील्ड बोल देगा यूनिफॉर्म इनटू द प्लेन, E की वैल्यू बताओ सो दैट वायर जस्ट स्टार्ट्स मूविंग, E की वैल्यू बताओ सो दैट वायर जस्ट स्टार्ट्स मूविंग। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे बताओ मुझे। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर E ऐसा है और इसका रेजिस्टेंस स्मॉल r है ना, और मान लेते हैं ये जो वायर है तुम्हारा ये रेजिस्टेंस लेस है, क्लियर, तो ये चलो इस वायर का रेजिस्टेंस पर कैपिटल R मान लेते हैं, तो मुझे बताओ ये जो I फ्लो कर रहा है इसमें, क्या इस I की वैल्यू E बाई स्मॉल r प्लस कैपिटल R आ जाएगी। अब ये जो I है वो मैग्नेटिक फील्ड B में रखा है, तो इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा ना, L नीचे की तरफ, जो I का डायरेक्शन है वो L, और L क्रॉस B है ना, IL क्रॉस B की बात कर रहा हूं मैं, तो L क्रॉस B इधर, मतलब इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा किस तरफ, राइट साइड में, F है ना, इसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा राइट साइड, जो कौन सा फोर्स होगा, मैग्नेटिक, और इसकी वैल्यू क्या होगी, I इंटू L इंटू B, जिसमें I ये है, क्लियर। वो तुमसे पूछेगा कि बताओ EMF कितना मिनिमम का हम बैटरी लगाएं ताकि ये मूव कर पाए। मुझे बताओ जरूरी है क्या इस फोर्स से मूव कर जाएगा, नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि हो सकता है ये फोर्स फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू से कम हो, तो मूव नहीं करेगा। तो मूव कराने के लिए क्या चाहिए, मूव कराने के लिए जो कंडीशन है वो ये है कि FB मस्ट बी ग्रेटर देन FR मैक्स, है ना, FB की वैल्यू क्या होनी चाहिए, FR मैक्स से बड़ी। तो मान लेते हैं ये मास M है और ये हॉरिजॉन्टल रखा है, तो FB की वैल्यू क्या, ILB, तो बोलो ILB की वैल्यू कितनी आएगी, ELB बाई R प्लस R मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू इंटू mg, है ना। अगर ये M मास है इसका, तो नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू mg होगी। क्या तुम यहाँ से E की वैल्यू निकाल लोगे, है ना, यहाँ से E का वैल्यू कितना आएगा, E मस्ट बी ग्रेटर देन म्यू mg इंटू R प्लस R डिवाइडेड बाई L इंटू B। तो ये E की वैल्यू चाहिए, मतलब E इतने से ज्यादा होगा तो ये मूव कर जाएगा, उससे कम होगा या इक्वल होगा तो मूव नहीं करेगा, क्लियर। क्योंकि इक्वल होगा तो भी तो बैलेंस कर लेगा ना फ्रिक्शन उसको। तो ये देखो एक और शानदार क्वेश्चन बन गया, समझ आई बात। तो क्वेश्चन की कमी नहीं है ना इस टाइप के क्वेश्चन की, तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, फोर्स का डायरेक्शन निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन किया कि अगर ये बैटरी लगी हुई है, इसमें इंटरनल रेजिस्टेंस R है और इस वायर का रेजिस्टेंस कैपिटल R है, तो बताओ EMF की वैल्यू कम से कम कितनी होनी चाहिए ताकि ये जस्ट मूव करना चालू कर दे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमने किया। आओ और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसमें। या पहले एक पॉइंट मैं तुम्हें यहाँ पे डिस्कस करा देता हूँ जो हमने यहाँ पे किया पहले, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। तो मुझे बताओ यहाँ पे बैटरी लगी है क्या एक्चुअल में, इस सर्किट में नहीं लगी बैटरी, है ना। किसी भी सर्किट में वर्क कौन करता है, बैटरी वर्क करता है, लेकिन यहाँ तो बैटरी नहीं लगी। अच्छा, वो बैटरी का जो वर्क होता था वो हमें अलग अलग टाइप से सर्किट में नजर आता था। अलग अलग टाइप से मतलब मुझे बताओ, अगर मैं तुमसे पूछूं कि इसमें पावर कितना जनरेट हो रहा है इन दिस रजिस्टर, इस रजिस्टर में पावर कितना जनरेट हो रहा है, वो जो रजिस्टर R है, तो मुझे बताओ जो पावर जनरेट हो रहा है रजिस्टर R में, क्या तुम उसको I स्क्वायर R बोलोगे? बिल्कुल। I की वैल्यू कितनी है, I की वैल्यू है BLV बाई R प्लस R। तुम क्या करोगे, BLV बाई R प्लस R का होल स्क्वायर इंटू R। इतना पावर जनरेट हो रहा है इस पर्टिकुलर रेजिस्टेंस में, तो कुछ हीट भी जनरेट हो रहा होगा। हीट जनरेट करके कितना हो रहा है उसके लिए तुम इसको T से मल्टीप्लाई कर दोगे। अब मेरे को एक बात बताओ, ये जो पावर जनरेट हुआ, किस कोई तो वर्क कर रहा होगा ना, तो पावर जनरेट होगा, क्योंकि रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर।
यहाँ तो बैटरी लगाई नहीं थी सर्किट में, ये तो बैटरी हमने अज्यूम करके बनाते हैं नाम, ये तो मोशनल ईएमएफ वाली बैटरी है, एक्चुअल तो कोई बैटरी नहीं लगी थी सर्किट में। हाँ वो एक ये बात है कि वो वायर एक बैटरी की तरह काम कर रहा है ना, बट पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट एक्चुअल में तो नहीं होते ना वहाँ पे, वो तो हम बनाते हैं कि हाँ ये ऐसे बैटरी की तरह हम इसको अज्यूम कर सकते हैं कि ऐसा बैटरी है। तो एक्चुअल में सर्किट में बैटरी नहीं लगी है, लेकिन फिर भी पावर जनरेट हो रहा है। ये पावर कहाँ से आ रहा है ना, ये पावर कहाँ से आ रहा है, कौन वर्क कर रहा है इस सर्किट में, बैटरी तो थी नहीं तो कौन वर्क कर रहा है, तो तुम ध्यान से देखो ये वर्क कर रहा है इस सर्किट में, ये है जो वर्क कर रहा है सारा एक्सटर्नल फोर्स, जो तुम उसको पुल कर रहे हो v स्पीड से। क्लियर? ये एक्सटर्नल फोर्स कितना पावर जनरेट कर रहा है अगर मैं तुमसे पूछूं, तो तुम्हें पास एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है ना, एक्सटर्नल फोर्स की वैल्यू है। अगर पावर कितना जनरेट कर रहा है अगर तुम्हें पता करना है तो तुम क्या करोगे, इसको तुम v से मल्टीप्लाई कर दोगे, है ना। अगर वो कितना पावर जनरेट कर रहा है तुम्हें पता करना है तो तुम उसको क्या करोगे, v से मल्टीप्लाई कर दोगे। ध्यान से देखो हमने इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या किया, हमने इस पूरे सर्किट में ना, हमने इस पूरे सर्किट में इस पर्टिकुलर जो तुम्हारा सर्किट में वायर फ्लो कर करंट फ्लो कर रहा है ना, जो इस सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है, उस करंट के कारण जो इस रेजिस्टर में पावर जनरेट हो रहा है हमने वो कैलकुलेट कर लिया, है ना। जो रेजिस्टर में पावर जनरेट हो रहा है हमने वो कैलकुलेट कर लिया। अब मैं पूछ रहा हूँ कि वो पावर कैसे जनरेट हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स वर्क कर रहा होगा, बैटरी के अंदर बैटरी फोर्स वर्क करता है। यहाँ तो एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव प्लेट नहीं है, यहाँ तो कोई इलेक्ट्रोलाइसिस नहीं चल रहा, मेन पॉइंट ये है। मैंने जब तुम्हें बैटरी पढ़ाया था मैंने क्या बताया था कि अंदर इलेक्ट्रोलाइसिस चलता है, इसके कारण एक बैटरी फोर्स होता है वो वर्क करता है, बट यहाँ तो वायर के अंदर थोड़ी इलेक्ट्रोलाइसिस चल रहा होगा। बट अब यहाँ कौन वर्क कर रहा है, तो यहाँ ये वर्क कर रहा है। इस बैटरी का अगर वर्क मैं तुमसे पूछूं तो उसका जो पावर जनरेट होगा, किसका पावर, एफ एक्सटर्नल का, है ना, एक्सटर्नल पावर, वो कितना होगा, वो होगा एफ एक्सटर्नल डॉट वी। तुम ध्यान से देखो एफ एक्सटर्नल वी का डायरेक्शन सेम है, तो कॉस थीटा कॉस जीरो की वैल्यू 1, तो ये वैल्यू कितनी आएगी, मुझे सिर्फ इसको v से मल्टीप्लाई कर देना होगा, वैल्यू आएगी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर प्लस आर, ये तुम्हारा वैल्यू आएगा। क्लियर? तो ये एक पावर जनरेट कर रहा है या फिर ये एक वर्क कर रहा है जिस कारण उस सर्किट में पावर जनरेट हो रहा है और हीट जनरेट हो रहा होगा। यहाँ बैटरी नहीं थी, बैटरी काम इसने किया। क्लियर सभी को? ये एक इंटरेस्टिंग पॉइंट। और एक इसका छोटा सा स्पेशल केस, मान लो इस स्मॉल आर की वैल्यू 0 होती, इस वायर में कोई रेजिस्टेंस नहीं होता, है ना, तो तुम ध्यान से स्मॉल आर की वैल्यू 0 डालो यहाँ पे, मुझे बताओ बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कैपिटल आर स्क्वायर, और एक आर इधर से कैंसिल हो जाएगा ना। तो यहाँ अगर तुम स्मॉल आर 0 डाल दो तो ये एक्सप्रेशन और ये एक्सप्रेशन, यहाँ पे भी स्मॉल आर 0 डाल दो, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे, दोनों बिल्कुल सेम हो जाएंगे। इसका मतलब क्या होगा, जितना भी पावर ये जनरेट कर रहा है सारा का सारा कहां पे नजर आ रहा है, इस रेजिस्टर के अक्रॉस। अभी दोनों सेम क्यों नहीं है बिना स्मॉल आर की वैल्यू 0 डाले, क्योंकि जितना भी पावर ये जनरेट कर रहा है कुछ इस रेजिस्टर के अक्रॉस नजर आ रहा है और कुछ जो रेजिस्टेंस यहाँ पर है ना, कुछ इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस नजर आ रहा होगा, इसलिए ये दोनों अभी इक्वल नहीं आ रहे। बट अगर तुम इस रेजिस्टेंस की वैल्यू 0 कर दो तो जितना भी पावर ये एक्सटर्नल फोर्स जनरेट करेगा वो पूरा का पूरा इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस नजर आएगा तुम्हें, क्योंकि और कहीं पे कोई लॉस नहीं हो रहा है ना, ये आगे जा रहा है। ये mu की वैल्यू तो मैंने तुम्हें एग्जांपल के लिए बताई थी, एक्चुअल में तो ये फ्रिक्शनलेस है ना, ये स्मूथ रेल्स है तुम्हारा, तो सारा का सारा पावर तुम्हारा जो वर्क वो कर रहा है वो वर्क जा कहाँ रहा है, वो इसके हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। क्लियर सभी को ये चीज, वो उसके हीट में कन्वर्ट हो जा रहा है। तुम बोलो सर फिर काइनेटिक एनर्जी भी तो चेंज होनी चाहिए, नहीं काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही ना, देखो ये v स्पीड से जा रहा है, तो सारा वर्क क्या कर सकता था, इसी काइनेटिक एनर्जी को चेंज कर सकता, बट वो क्या कर रहा है यहाँ पे, ये सारा का सारा वर्क यूटिलाइज हो जा रहा है यहाँ आई स्क्वायर आर में, वो सारा हीट उधर निकल जा रहा है, इसीलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट स्पीड v से आगे जा रहा है। क्लियर सभी को ये चीज? तो ये कुछ चीजें हैं इसमें अंदर पर्दे के पीछे की बातें जो चल रही है, तो इस पॉइंट को तुम लिखना है ना। अगर ये स्मॉल आर, ये p और ये दोनों का निकालना, क्या क्या कैलकुलेट करोगे, इसके अक्रॉस पावर और इस एक्सटर्नल वर्क का पावर। अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 है तो सारा का सारा वर्क जो एक्सटर्नल फोर्स ने किया वो कहाँ पे नजर आ रहा है, वो इसमें हीट की एनर्जी की तरह नजर आ रहा है उस रेजिस्टर आर में।
अगर तुम स्मॉल आर की वैल्यू 0 डाल दो तो। क्लियर सभी को? ध्यान से सुनना जो मैंने अभी बोला और इसको पॉइंट्स में लिखना, ठीक है। ये तुम्हारा एक वर्क एनर्जी जो कंजर्वेशन है, अगर कोई वर्क हो रहा है तो उससे कुछ ना कुछ तो होगा ना। यहाँ पे वो वर्क हो रहा है, वो कहाँ चल जा रहा है, वो इसकी हीट एनर्जी में चला जा रहा है पूरा का पूरा, है ना, हीट जनरेटेड। क्लियर? वो इसकी काइनेटिक एनर्जी को चेंज नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा सेम आ जाएगा ना, जो रजिस्टर के अक्रॉस पावर जनरेट हो रहा है वही ये एफ डॉट वी भी आएगा अगर स्मॉल आर की वैल्यू 0 हो। तो फिर काइनेटिक एनर्जी चेंज करने के लिए बचा ही नहीं मेरे पास वर्क में। क्लियर सभी को? तो ये तुम्हारे कुछ और अच्छे पॉइंट्स इस क्वेश्चन पे। आओ एक और शानदार क्वेश्चन करते हैं इस पे। यहां पे क्या दिया है, सारा सेटअप सेम है। इस बार वो क्या कह रहा है कि कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे तुम। इस वायर का इनिशियल स्पीड v0 दे दिया उसने। इनिशियल स्पीड कितना दे दिया? v0। जैसे ये वाला वायर पीछे क्वेश्चन में इनिशियली v स्पीड से चल रहा था, उसने क्या पूछा कि अगर इसको v स्पीड से ही चलने देना है तो एक्सटर्नल फोर्स कितना होना चाहिए, है ना, वो v स्पीड से ही चलना चाहिए। तो बताओ उसके लिए कितना एक्सटर्नल लगाना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में तुमसे क्या पूछ रहा है कि तुम कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा रहे, तो बताओ क्या होगा। करंट तो फ्लो करेगा इसमें, जिस कारण एक ILB आएगा। अब वो ILB क्या करेगा जो पीछे की तरफ, बोलो ये वाला ILB आएगा ना इसमें, ये वाला ILB। तो ये ILB जब इस पे लगेगा पीछे की तरफ तो वो स्पीड को क्या करेगा, कम। वो तुमसे स्पीड ऑफ वायर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पूछ रहा है। मतलब t सेकेंड्स के बाद अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है t इक्वल टू t नॉट पे, है ना, ये वेलोसिटी कब है, t इक्वल टू t नॉट पे, तो t इक्वल टू t पे वेलोसिटी कितनी होगी वो तुमसे पूछ रहा है। रिटार्डेशन चल रहा है। आओ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मुझे बताओ क्या बैटरी यहां पर भी ऐसे ही बनेगी, BLB? क्यों? क्योंकि V क्रॉस B का डायरेक्शन अभी भी ऊपर है, तो ये BLB बनेगा और इसमें करंट इस दिशा में फ्लो करेगा। बिल्कुल, दैट मीन्स वायर पे करंट ऊपर है, मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है, तो IL क्रॉस B का फोर्स किधर बन गया, लेफ्ट। तो ये जो फोर्स बना तुम्हारा F ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, वो बना ILB। तो ये इसके ऊपर फोर्स है और ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी है। तो अगर इतना फोर्स है तो क्या मैं एक्सेलरेशन की वैल्यू लिख सकता हूँ? यस। वायर का मास m है तो एक्सेलरेशन होगा ILB/m। और इस ILB की वैल्यू क्या होगी बताओ? ILB की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर रखी है ना। करंट कितना होगा, E/R+R, वो I हो जाएगा और तुम उसको L इंटू B से मल्टीप्लाई कर दोगे ना। तो ध्यान से देखो, जो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ILB, तो ये तुम्हारा I है, क्लियर, और उसको तुम किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, दिस इज योर I है ना, EMF/R+R, ये EMF हो गया और उसको L इंटू B से मल्टीप्लाई कर दोगे तो जो फोर्स आएगा वो इतने के बराबर आएगा, B²L²V/R+R। बट डायरेक्शन क्या होगा उसका, पीछे की तरफ। तो फोर्स हो गया B²L²V, है ना, ILB, यहाँ पे मैंने वैल्यू डाल दी सबकी, बाई M इंटू R+R, है ना। ध्यान से देखना एक्सप्रेशन मैंने कैसे लिखा, क्लियर। मैंने I की वैल्यू डाली E/R+R, E की वैल्यू कितनी थी, BLV, तो सब मैंने एक ही में डाल दिया। और जो फोर्स था तो एक्सेलरेशन इतना होगा, बोलो ये एक्सटर्नल फोर्स राइट साइड था, वो इसके बराबर ही तो था, तो यही वो वैल्यू है ना। तो ये फोर्स की वैल्यू हो गई और उसको मैंने क्या कर दिया, मास से डिवाइड कर दिया, मुझे क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। अब मुझे बताओ, अगर मुझे t टाइम के बाद वेलोसिटी चाहिए तो क्या कर लिया जाए, ये इक्वेशन लगा लेते हैं। तो बोलो फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी v0 है, क्या मुझे एक्सेलरेशन नेगेटिव लेना पड़ेगा क्योंकि रिटार्डेशन चल रहा है, यस। तो आंसर कितना आएगा, -P²L²V बाई M इंटू R+R इंटू T। ये मैंने क्या किया, मैंने V इक्वल टू U+AT किया। एक्सेलरेशन नेगेटिव क्यों ले रहा हूं मैं, इस एक्सेलरेशन के सामने नेगेटिव साइन क्यों लगाया मैंने, क्योंकि वेलोसिटी के सामने मैंने पॉजिटिव लगाया और वेलोसिटी राइट है, एक्सेलरेशन लेफ्ट है, तो अगर इसके सामने प्लस लगाऊंगा इसके सामने माइनस लगाना होगा, लगा दिया। तो ये तुम्हारा आंसर आ गया और ये जो तुमने आंसर कैलकुलेट किया ये है रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है ये, बोलो V इक्वल टू U+AT तो किया मैंने, क्यों रॉन्ग है? क्या तुमने चेक किया कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है या नहीं? मैंने तो नहीं किया, पता नहीं तुमने किया या नहीं किया। क्या ये एक्सेलरेशन हमेशा कांस्टेंट रहेगा, क्या B हमेशा कांस्टेंट है, यस। क्या L हमेशा कांस्टेंट है, यस। L तो ये लेंथ है, B भी यूनिफॉर्म है,
मास भी एक कांस्टेंट होगा, स्मॉल आर इस वायर का रेजिस्टेंस है, कैपिटल आर इस वायर का रेजिस्टेंस है। बट उस v के साथ क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वैसे वैसे अगर इसकी स्पीड एट एनी इंस्टेंट v है, किसी भी इंस्टेंट पे, है ना, मान लेते हैं किसी भी समय पे इसका जो स्पीड है वो आगे की तरफ v है, तो EMF BLV हो जाएगा। मैंने इसको V नॉट क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अभी ये BLV नॉट होगा, बट समय के साथ साथ ये फोर्स रिटार्डेशन लग रहा है तो v बदल रहा होगा ना। तो किसी भी टाइम t पे इसका स्पीड v मान लिया मैंने, और वही हम फाइनल निकाल रहे थे v की वैल्यू, तो उस वक्त EMF की वैल्यू BLV होगी, तो ये तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया। बट क्या ये v समय के साथ बदल रहा है? यस, क्योंकि रिटार्डेशन चल रहा है तो v तो बदलना ही है ना। दैट इज वाई ये जो एक्सेलरेशन है ये वेलोसिटी का फंक्शन है। एक्सेलरेशन इज अ फंक्शन ऑफ स्पीड, अपने आप में स्पीड का फंक्शन। जैसे जैसे वेलोसिटी चेंज करेगा एक्सेलरेशन भी चेंज करेगा। ये एक बहुत टिपिकल केस होता है ना। तो इस जो टिपिकल केस है ये वाला, जिसमें एक्सेलरेशन स्पीड के साथ बदल रहा है, उस टिपिकल, वो केस टिपिकल क्यों है वो तुम्हें जब हम अभी आंसर निकालेंगे पता चल जाएगा। बट पहले इस बात की भावना को समझो कि ये रॉन्ग क्यों है ना, ये रॉन्ग क्यों है? क्योंकि वेलोसिटी क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था और मैंने कांस्टेंट एक्सेलरेशन का इक्वेशन ऑफ मोशन लगा दिया, तो कहानी हो गई खराब। तो सर कैसे सॉल्व करेंगे? बोलो, ए वी का फंक्शन है ना, तो क्या करोगे उसे तुम बताओ, क्या किया जाए? क्या मैं ए को v dv/dx लिख लूं? v dv/dx लिख के क्या फायदा होगा? कुछ फायदा नहीं होगा। वो सारा टर्म किसका आ जाएगा? x का आ जाएगा। सॉरी, वो सारा टर्म किसका आ जाएगा? x का। बट मुझे क्या चाहिए? मुझे तो टर्म चाहिए t का। तो मुझे इसको कैसे लिखना चाहिए? मुझे इसे लिखना चाहिए dv/dt। dv/dt इज इक्वल टू b स्क्वायर l स्क्वायर v बाई m इंटू आर प्लस आर। इंटीग्रेशन में लिखने में हमें आसानी हो इसलिए मैं ना जो भी वेरिएबल है उसको छोड़ के बाकी सबको एक कांस्टेंट k से रिप्लेस कर दे रहा हूँ, ठीक है। मतलब dv/dt को मैं k इंटू v लिख दे रहा हूँ। मतलब ये जो b स्क्वायर l स्क्वायर बाई m इंटू आर प्लस आर है, ये जो पूरा टर्म है ना, k की वैल्यू मैंने क्या डाली? b स्क्वायर l स्क्वायर बाई m इंटू आर प्लस आर। ये मैं k की वैल्यू डाल रहा हूँ। फाइनल आंसर में जब आंसर आ जाएगा तो मैं k की जगह वो वैल्यू डाल दूंगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज, माइनस। क्यों माइनस? क्योंकि रिटार्डेशन हो रहा है। क्लियर? अगर रिटार्डेशन है तो तुम्हें dv/dt को नेगेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो dv/dt क्या हो गया? माइनस kv। क्या इंटीग्रेशन कर सकते हैं हम? ये क्या हो जाएगा? dv/v इक्वल टू माइनस k dt। इंटीग्रेट, समय शून्य पे वेलोसिटी है v नॉट, t टाइम के बाद मान लेते हैं वेलोसिटी है v। तो बोलो 1/v का इंटीग्रेशन ln v, मतलब ये कितना हो जाएगा? ln v/v नॉट इक्वल टू माइनस kt। मतलब v इक्वल टू, बोलो v/v नॉट क्या हो जाएगा? v/v नॉट हो जाएगा e टू द पावर माइनस kt, या फिर v इक्वल टू, है ना, बेस टू द पावर आंसर, है ना, बेस टू द पावर आंसर इक्वल टू नंबर, है ना, ये ln था, बेस है e, तो बेस का पावर आंसर, आंसर है ये, है ना, बैन e टू द पावर माइनस kt इक्वल टू v/v नॉट। तो v इज इक्वल टू क्या हो गया? v नॉट इक्वल इंटू e का पावर माइनस kt। तो वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम का ये आंसर है, जहां k की ये वैल्यू है। क्लियर? तो k की वैल्यू, k की जगह तुम b स्क्वायर l स्क्वायर बाई m इंटू आर प्लस आर लिख दो, तुम्हारा आंसर आ गया, ठीक है। जब भी एक्सेलरेशन स्पीड का फंक्शन होगा ना, है ना, तो हर बार ऐसा ही आंसर आएगा तुम्हारा, एक्सपोनेंशियल। क्यों? क्योंकि ये v नीचे आ जाएगा और ये हर बार ln आएगा, और जब तुम ln हटाओगे, बेस यहाँ पे e है, e टू द पावर बेस टू द पावर आंसर हमेशा e का पावर x का फॉर्म आएगा। तो ये तुम्हारा इक्वेशन हो गया, v इक्वल टू वी नॉट e का पावर माइनस kt। मैं तुमसे पूछूं ये रेस्ट पे कब आएगा? बताओ ये v की वैल्यू 0 कब होगी? जब ये t की वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। अब मुझे तुम्हें वो सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। बट वो इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं था, इसीलिए हमें ऐसे करके एज अ फंक्शन ऑफ टाइम निकालना पड़ा, क्लियर।
एक और अच्छा क्वेश्चन करते हैं इसमें। आओ, इस क्वेश्चन में मैंने लगा दिया यहाँ कैपेसिटर, ठीक है, बाकी सारा सेटअप सेम है। उसने क्या बोला, तुम इसको एक कांस्टेंट फोर्स F0 से राइट साइड खींच रहे हो। अब उसने वेलोसिटी नहीं दी है ना, उसने क्या बोला, एक कांस्टेंट फोर्स F0 से खींच रहे हो, इसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ, इसका वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बताओ। तो मान लेते हैं t टाइम पे इसकी वेलोसिटी हो गई है v। तो मुझे बताओ इसमें एक बैटरी बन जाएगा BLV, है ना, वो बैटरी मैं यहाँ बना लेता हूँ। बैटरी बन जाएगा कितना, BLV। इस बैटरी के कारण इसमें करंट फ्लो होना चालू हो जाएगा। तो इस वायर के ऊपर एक फोर्स लगेगा, लेफ्ट साइड है ना, फोर्स का डायरेक्शन किधर होगा, लेफ्ट साइड, जिसकी वैल्यू होगी I इंटू एल क्रॉस पी। क्लियर सभी को? अब जितना काम तो हमें पता है ऐसे हो रहा है, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है तुम ध्यान से देखो। अगर मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना है ना, सॉरी एक्सेलरेशन नहीं, वेलोसिटी अगर निकालना है एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले मुझे इसका एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। पहले एक्सेलरेशन निकालूंगा तभी तो फिर मैं वेलोसिटी निकालूंगा, है ना, क्योंकि एक्सेलरेशन बिना निकाले मुझे पता ही नहीं चलेगा कि वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है कि वेरिएबल है कि क्या है। अगर कांस्टेंट हुआ तो v इक्वल टू यू प्लस एटी से आंसर निकाल लेंगे, अगर वेरिएबल हुआ तो क्या करेंगे, अगर वेरिएबल हुआ तो क्या करेंगे ना, मान लेते एक बात और दिया हुआ है कि t इक्वल टू 0 पे इसकी वेलोसिटी क्या थी 0, और तुमने इसे कांस्टेंट स्पीड से खींचना शुरू किया। उस डेटा का अपने को जरूरत पड़ेगा ना, ये क्वेश्चन में गिवन है। क्लियर? अब v इक्वल टू यू प्लस एटी करेंगे तो टाइम मिल जाएगा, सॉरी तो वेलोसिटी मिल जाएगी t टाइम बाद। अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकला तो, अगर वेरिएबल निकला तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा dv बाई dt करके, बट उसके लिए एक्सेलरेशन तो चाहिए पहले। तो एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे बोलो? फ्री बॉडी डायग्राम में इसमें कितने फोर्स हैं, एक F0 है राइट साइड, है ना, इस वायर के फ्री बॉडी डायग्राम में आगे की तरफ F0 है जो एक्सटर्नल है, और पीछे की तरफ मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है ILB। तो मुझे बताओ, मान लेते हैं अगर इसका एक्सेलरेशन a है तो क्या ये इक्वेशन बनेगा F0 माइनस ILB इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यदि इसका मास m है तो, है ना, अगर इसका मास m है तो ये इक्वेशन बनेगा। ठीक है, अब मेरे को बताओ क्या होगा, F0 माइनस ILB इक्वल टू क्या, ma। अब ILB की वैल्यू आई क्वेश्चन में दिया है क्या, आई नहीं दिया क्वेश्चन में, है ना। F0 गिवन है, लेंथ L है, मैग्नेटिक फील्ड B है दिया है, बट मुझे I चाहिए ना, मास M है वो भी दिया है, तो मेरे को अब I की वैल्यू चाहिए। बोलो I कैसे निकालेंगे? अब तुम रेजिस्टेंस नहीं है कि तुम E बाई आर कर लो, है ना, अब कैपेसिटर है, तो I निकालने का जो बेस्ट तरीका है वो हम एक काम करेंगे, हम dq बाई dt से निकालेंगे। मैं क्या करूंगा, मैं इस पे चार्ज निकाल लेता हूँ आफ्टर एनी टाइम t, है ना, आफ्टर एनी टाइम t मैं इस पे चार्ज निकाल लेता हूँ, उसको डिफरेंशिएट कर देता हूँ, तो मुझे इस वायर में करंट मिल जाएगा। अब चार्ज कैसे निकालेंगे, तो मुझे बताओ t टाइम के बाद, है ना, ये वेलोसिटी कब हो गई, t इक्वल टू t पे। अगर वेलोसिटी v है तो ये EMF BLV, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल मान लो मैंने BLV ले लिया और इस पॉइंट का 0 ले लिया, तो यहाँ पर भी पोटेंशियल 0 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा, BLV। मतलब कितना पोटेंशियल डिफरेंस आया कैपेसिटर के अक्रॉस, BLV। तो मुझे बताओ जो चार्ज आएगा कैपेसिटर पे वो C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस होता है, तो क्या वो CBLV आ गया। जो चार्ज आया कैपेसिटर पे आफ्टर टाइम t वो कितना आ गया, CBLV। तो करंट कितना हो गया बताओ मुझे, है ना। इससे मैं करंट की वैल्यू लिख सकता हूँ क्या, यस मैं करंट की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो मुझे बताओ करंट इज इक्वल टू, है ना, नीचे करते हैं, I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन, तो CBL तो कांस्टेंट है बट स्पीड डिफरेंशिएट हो जाएगा टाइम से ना, CBLV, तो CBL कैपेसिटेंस की वैल्यू, B की वैल्यू, L लेंथ, बट V बदल रहा है, तो मुझे वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करना हो, तो I क्या हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन विद टाइम, तो CBL बाहर रह गया, ये वैल्यू कितनी आई बोलो। dv by dt को मैं क्या लिख सकता हूँ, a, where a is acceleration of the wire, where a is acceleration, क्योंकि उसका वेलोसिटी अगर v है उसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा ना। डालते हैं वैल्यू, क्या हो जाएगा ये F0 माइनस, बोलो I की वैल्यू ये डालोगे तो क्या होगा, CBL है, तो B और L मल्टीप्लाई हो जाएंगे एक एक बार, CB स्क्वायर L स्क्वायर है, बस, है ना, यही वैल्यू आई ना, ये तुम्हारा I था, इसको तुमने L इंटू B से मल्टीप्लाई किया, तो C इंटू बी स्क्वायर L स्क्वायर है इक्वल टू MA।
तो मुझे बताओ ए उधर चल जाएगा तो एफ नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए इधर कॉमन ले लिया मैंने, एफ नॉट की वैल्यू हो जाएगी एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या होगी, एफ नॉट बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये आया तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ द वायर। अब बताओ ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ये वेरिएबल है या कांस्टेंट है। एफ नॉट एक कांस्टेंट फोर्स है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना। एफ नॉट एक कांस्टेंट फोर्स है, ऐसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। मास एम वायर का वो कांस्टेंट होगा, कैपेसिटेंस सी वो कांस्टेंट होता है ना, 4 माइक्रोफेरेड 5 माइक्रोफेरेड कोई नंबर ही होगा वो। बी मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म गिवन, एल लेंथ कांस्टेंट, मींस ये एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया। v इक्वल टू यू प्लस ए टी तुम्हारा आंसर है इसका मतलब। तो बताओ एक्सेलरेशन क्या आ गया, कांस्टेंट। तुम्हें देखकर खुशी हुई होगी कि चलो इस बार इंटीग्रेशन नहीं करना पड़ेगा, क्या पता सिर्फ मैं ही कर रहा हूँ, तुम कुछ कर ही नहीं रहे हो, है ना, ये भी हो सकता है। बट कोई बात नहीं, मुझे भी खुशी हुई इंटीग्रेशन नहीं करना। तो u प्लस ए टी, यू की वैल्यू 0, ये एक्सेलरेशन इंटू टी, तो आंसर कितना हो गया, एफ नॉट टी बाई एम प्लस सी बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये तुम्हारा आंसर है ना, एफ नॉट टी बाई एम प्लस सी इंटू बी स्क्वायर एल स्क्वायर। ये इसका वेलोसिटी होगा उस वायर का आफ्टर टाइम टी। ठीक है, तो हमने कुछ बहुत ही शानदार क्वेश्चन किया आज रेल प्रॉब्लम से रिलेटेड। तो ये रेल प्रॉब्लम्स मोशनल ईएमएफ का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि जब ये रॉड रोटेट करेगा तो क्या होगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय भारत। और शानदार लेक्चर्स के लिए आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर सकते हैं, गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारा वेबसाइट advaitachievers.com पे विजिट कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है अद्वैत अचीवर्स और हमारे गूगल प्ले ऐप का भी नाम है अद्वैत अचीवर्स। विद्यार्थी देवो भव। जय भारत।